हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लूसेंट जीके के 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह का पार्ट 17। इससे पहले मैंने इसके 16 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द आप उन्हें भी देख लीजिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। ये जो लूसेंट जीके है वह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एमपीपीएससी, व्यापम और बाकी के अदर एग्जाम्स के लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्स कोई भी हो, लूसेंट से क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं, जिसको ध्यान में रखकर मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर करवाने की कोशिश कर रही हूँ। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिख रहा है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियो में डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है। यहाँ बताना है निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराता है उनमें से ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा चुनाव है जो निर्वाचन आयोग के चुनाव से संबंधित नहीं है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के चुनाव, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति के चुनाव, ऑप्शन सी राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी चुनाव जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है, ऐसा ऑप्शन डी में कहा गया है। तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्यों की पंचायतें और जो नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं वो निर्वाचन आयोग के चुनाव से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राष्ट्रपति पूरे देश में या उसके किसी भाग या किसी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं। इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रहे, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ गया है, कई बार आ चुका है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वह भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। तो वह संबंधित है इस, जैसा कि इस क्वेश्चन में बताया गया है, अनुच्छेद 352 से संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति। अब इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन है बाह्य आक्रमण की स्थिति में, ऑप्शन बी है सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, ऑप्शन सी है आंतरिक अशांति और ऑप्शन डी है एक व दो दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक व दो दोनों। राष्ट्रपति पूरे देश में या उसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह दोनों ही स्थिति में घोषित कर सकते हैं। संविधान में जो है वर्ड यूज किए गए हैं वो वर्ड यूज किए गए हैं बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो ये जो आंतरिक अशांति शब्द है, आंतरिक अशांति शब्द ही सशस्त्र विद्रोह का ही एक रूप है। आंतरिक अशांति को ही बदलकर संविधान में सशस्त्र विद्रोह का नाम दिया गया है। भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में किया गया था, उसके तहत ये जो ऑप्शन सी दिख रहा है आंतरिक अशांति शब्द, ये आंतरिक अशांति शब्द को जो है हटाकर सशस्त्र विद्रोह जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है कर दिया गया है। तो ये जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि 1978 में हुआ था, उसमें आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसकी जगह पे सशस्त्र विद्रोह का नाम दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत, ये जो सारी विशेषताएं हैं वे कहाँ से ली गई हैं। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1958 की नेहरू रिपोर्ट से, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919 से, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 से, ऑप्शन डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। तो इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। जिस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान की प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान पर जो है कि सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि भारतीय संविधान पे सबसे ज्यादा प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी इटली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव जो है वे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। हमारे देश के संविधान पर
बहुत सारे देशों के संविधान का असर है, बहुत सारे संविधान से जो है कि चीजें ली गई हैं। जिस तरीके से यहाँ बात की जा रही है संशोधन का प्रस्ताव, संशोधन का जो प्रावधान है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें जो है वो अलग अलग देशों से ली गई हैं। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है भारतीय संविधान को लेकर के। भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वे कहाँ से लिए गए हैं, तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस इंटरनेशनल विडो डे जून में किस दिन मनाया जाता है? इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए 22 जून, ऑप्शन बी 23 जून, ऑप्शन सी 24 जून, ऑप्शन डी 25 जून। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 23 जून। अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। फ्रेंड्स दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और जो कि आजकल इस तरीके के दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। एग्जाम्स कोई भी हो आपको एक क्वेश्चन दिवस से रिलेटेड जरूर मिलेगा, इसलिए अपने हर वीडियो में दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन में जरूर ही इंक्लूड करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1 जून, ऑप्शन बी 3 जून, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 जून। विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें रक्त या प्लाज्मा का तरल भाग रक्त कोशिकाओं से अलग हो जाता है। रक्त या प्लाज्मा को रक्त कोशिकाओं से सेपरेट करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए प्लाज्माटेसिस, ऑप्शन बी प्लाज्मा फोरोसियोसिस, ऑप्शन सी प्लाज्मा फेरेसिस, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्लाज्मा फेरेसिस। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है जिसमें रक्त या प्लाज्मा के जो तरल भाग होता है उसे रक्त कोशिकाओं से अलग कर दिया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें रक्त या प्लाज्मा के तरल भाग को रक्त कोशिकाओं से अलग किया जाता है वही प्लाज्मा फेरेसिस के रूप में जाना जाता है। और लाल रक्त कोशिका और अन्य रक्त घटकों को सेलाइन सॉल्यूशन के साथ एक व्यक्ति के शरीर में इसे वापस भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? फ्रेंड्स अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 168, ऑप्शन बी अनुच्छेद 124, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76, ऑप्शन डी अनुच्छेद 90। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 जो है वह भारतीय संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जो कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित प्रावधान और कानून और प्रक्रिया ये सारे जो है अनुच्छेद 124 में बताए गए हैं। यहाँ अनुच्छेद 76 जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की जो नियुक्ति की जाती है वह अनुच्छेद 76 के तहत ही की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के द्वारा की जाती है और ये एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था। इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन डी है कौशाम्बी, ऑप्शन सी है तक्षशिला, ऑप्शन डी है मथुरा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मथुरा। उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र जो था मथुरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है। इसके ऑप्शंस हैं। ए लखनऊ में, ऑप्शन बी गाजियाबाद में, ऑप्शन सी वाराणसी में, ऑप्शन डी कानपुर में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कानपुर में। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 21%, ऑप्शन बी 15.7 मतलब 15.7%,
ऑप्शन सी 11.3%, ऑप्शन डी 30.5%। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 21%। संपूर्ण भारत का लगभग 21% खाद्यान्न उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। बुक्स जो होती हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं, बुक्स एंड स्टोरीज जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं, बुक्स स्टोरीज नॉवेल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। हर एग्जाम में इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए मैं अपने हर वीडियो में एक क्वेश्चन इस तरीके का इंक्लूड जरूर करती हूँ। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए शरद चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी ताराशंकर बंदोपाध्याय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो ये उपन्यास है चित्रा, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा फेमस उपन्यास है जो कि कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो है ये उपन्यास लिखा गया है। आप सभी को ये अच्छे से याद होना चाहिए चित्रा। एक बार और अच्छे से रट लीजिए कि जो चित्रा उपन्यास है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। चित्रा भी लिखा आ सकता है, चित्रांगदा। अगर रविंद्रनाथ टैगोर जी के उपन्यास की बात की जाए तो चित्रा हुआ अपना, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर, हंग्री स्टोन्स, गोरा और चंडालिका, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके उपन्यास है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुस्तकें हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, जो कि आप सभी को अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 है 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर जो है गाया गया था। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी साबरमती। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कोलकाता। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जो है कि जन गण मन कोलकाता में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी मंसूर आलम, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक जो है राम मनोहर लोहिया जी की लिखी हुई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल एटोनॉमी कब से लागू कर दिया गया था। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1999 1909, ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट 1919 और ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है लागू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी जो है इंद्र, ऑप्शन डी सोम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंद्र। ऋग्वेद का जो एक मंडल है वह जो पूरा है इंद्र देवता के लिए समर्पित है। ऋग्वेद से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं। ऋग्वेद के बारे में अगर बोलें कि इसमें कितने मंडल हैं तो याद रहे इसमें टोटल 10 मंडल हैं। और सूक्त पूछ लिया जाए कितने सूक्त हैं तो 1028 सूक्त है। और ऋचाएं पूछ ली जाए तो 10,462 ऋचाएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को ये अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए परुशनी, ऑप्शन बी वितस्ता, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी सिंधु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए परुशनी। 10 राजाओं का युद्ध परुशनी नदी के किनारे हुआ था। 10 राजाओं का युद्ध जो है इसमें क्या हुआ था, भरतजन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के पूरे एक संघ को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। इसके ऑप्शंस हैं रामपाल, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है धर्मपाल। सोमपुरी विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वह बंगाल के पाल वंशी राजा धर्मपाल ने की थी। ये भी पूछा जा सकता है कि धर्मपाल जो थे वे कौन थे। वे एक पाल वंशी राजा थे जो कि बंगाल के एक पाल वंशी राजा थे धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई।
बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने हर वीडियो में इस तरीके का क्वेश्चन में एक जरूर इंक्लूड करती हूँ। यहाँ बौद्ध संगीति पूछी गई है। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए अशोक के, ऑप्शन बी कालाशोक के, ऑप्शन सी अजात शत्रु के, ऑप्शन डी कनिष्क के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कनिष्क के। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वह कनिष्क के शासन काल में हुई। कब हुई? वे 72 ईस्वी में हुई थी। और इसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसके अध्यक्षता किसने की थी? तो इसके जो अध्यक्ष थे वे वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए तो उपाध्यक्ष जो कि नहीं पूछा जाएगा इतना डिफिकल्ट, उपाध्यक्ष वैसे अश्वघोष थे। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कहाँ हुई थी? तो वह कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है 20, क्वेश्चन नंबर 20, गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? यहाँ जीवन पूछा गया है। ये जो जीवन की बात की जा रही है, जीवन की तरफ कौन सा चिन्ह इशारा करता है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए बोधि वृक्ष, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी चक्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कमल। कमल जो है वे गौतम बुद्ध के जीवन की तरफ इशारा करता है। अगर ऑप्शन ए की तरफ चले बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष कहाँ की तरफ इशारा करता है? तो बोधि वृक्ष जो है गौतम बुद्ध के निर्माण की तरफ इशारा करता है। और अगर घोड़े की बात की जाए तो घोड़ा जो है ग्रह त्याग की तरफ इशारा करता है। गौतम बुद्ध को जो है अगर निर्वाण की बात की जाए तो गौतम बुद्ध को कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ था। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊंगी मैं। तब तक के लिए ये सारे वीडियोस आप अच्छे से याद कर लीजिए।